जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। यूट्यूब चैनल बातें भारत की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और आज हम भारतीय संविधान के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं संविधान किसे कहते हैं तो संविधान वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश का प्रशासन चलाया जाता है। किसी भी देश का प्रशासन किसी संविधान अर्थात नियम कानून के आधार पर ही चलाया जाता है, उसे ही संविधान कहते हैं। सम मतलब बराबर और विधान मतलब नियम कानून। तो किसी भी देश का प्रशासन जिन नियमों और कानूनों के आधार पर चलाया जाता है, हम एक लाइन में कह सकते हैं कि किसी भी देश का प्रशासन जिन नियमों और कानूनों के आधार पर चलाया जाता है उसे ही संविधान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी संविधान में जो है प्रस्तावना या उद्देशिका बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संविधान को पढ़ने में समय लगेगा, उसके उद्देश्य को समझने में समय लगेगा, उसके स्वरूप को, उसके नीति को समझने में हमें समय लगेगा। तो जब हम किसी भी संविधान का या किसी भी विषय के प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो वैसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम यह समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, यह किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, इनके आदर्श क्या हैं, हमारे प्रस्तावना का आदर्श क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। जैसे हमने देखा संविधान क्या है, तो संविधान वह दस्तावेज है जिसके आधार पर या जिसके द्वारा किसी भी देश का नियम कानून बनाकर किसी भी देश के प्रशासन को चलाया जाता है। वैसे ही प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसमें आदर्शों, उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप तथा तिथि, जिसमें सरकार के उद्देश्यों, आदर्शों, सरकार के स्वरूप और संविधान लागू होने की तिथि का संक्षेप में विवरण दिया होता है, वही प्रस्तावना है। तो हमारे प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख किया गया है यह हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को जान लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या, हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दिया क्या है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसमें इतने अच्छे अच्छे शब्दों का उल्लेख किया गया है, ऐसे ऐसे शब्द रखे गए हैं कि इन शब्दों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, हमारे संविधान का आदर्श क्या है, हमारी सरकार की नीतियाँ क्या हैं। बस इस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है या किसी भी एक जो सामान्य नागरिक है, सामान्य लोग हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो जो है संविधान को, इतने मोटे संविधान को पढ़ें, समझें। तो प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही वे समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य, आदर्श, स्वरूप, नीति क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे प्रस्तावना का
प्रारंभ किया गया है वह किया गया है हम भारत के लोग से। किससे किया गया है? हम भारत के लोग, अर्थात संविधान का निर्माण जो किया गया है वह भारत के लोगों के द्वारा किया गया है, भारत की जनता के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ पे हमारी प्रस्तावना में सबसे पहले जो है हम भारत के लोग से जो है प्रस्तावना को प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना में और बहुत सारी जो बातें कही गई हैं उसके मतलब को हम लोग समझते हैं, आगे चलते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले, ठीक है, आंतरिक मामला क्या हो गया? तो आंतरिक मामले में भारत का राजनैतिक मामला, भारत का आर्थिक मामला, न्यायिक मामला, इन मामलों में जो है भारत अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और भारत अपने बाह्य मामले में अर्थात विदेश नीति क्या होगी, हमारे देश के साथ दूसरे देश से संबंध क्या होंगे, कौन हमारे मित्र देश हैं, कौन हमारे शत्रु देश हैं, ये हमारे विदेश मामले हो गए। और विदेश मामले में भारत जो है पूर्ण रूप से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में, अपने अंदर के मामले में और अपने बाहरी मामले में क्या कर सकता है? निर्णय लेने में खुद सक्षम है। फिर समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है। समाजवादी क्या है? समाजवाद क्या है? तो समाजवाद का मतलब है कि जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी हमारे सार्वजनिक संसाधन हैं, उस पर सभी लोगों का अधिकार होगा। सभी लोगों को समाजवाद में सभी लोगों को बराबर का हकदार माना जाता है, सभी लोगों को बराबर का हकदार माना जाता है। तो यह हमारी समाजवादी स्वरूप है, हमारे संविधान का स्वरूप जो है समाजवादी स्वरूप है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का कोई भी, भारत राज्य का या भारत देश का कोई भी जो है धर्म नहीं है, अर्थात धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत धर्म विरोधी नहीं है, भारत धर्म विरोधी नहीं है, धर्म निरपेक्ष है। यह किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, विशेष रूप से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब सभी धर्मों को, चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी पंथ के लोग हैं, सभी लोगों को समान नज़रिए से देखेगा। लोकतंत्रात्मक अर्थात भारत का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कैसा है? लोकतंत्रात्मक है, अर्थात लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, जहाँ पे जनता का शासन है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। गणराज्य का मतलब जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, अर्थात जो राष्ट्रपति होगा वह किसके द्वारा? जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, वह वंशानुगत नहीं होगा, वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्या? न्याय, ठीक है। तो कितने प्रकार की न्याय की बात की जा रही है? 3 प्रकार की न्याय की बात की जा रही है। भारत के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही गई है कि समाज में सभी लोगों को जो है बराबर का अधिकार प्राप्त होगा, सभी लोगों को आर्थिक रूप से जो है सहयोग किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि ऐसा न हो कि देश में ऐसी व्यवस्था न हो जाए कि कोई भूखे मरे और कोई जो है पूरे प्राकृतिक संसाधन या कृत्रिम संसाधन पे किसी एक वर्ग का कब्जा हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था न हो पाए। राजनैतिक न्याय अर्थात जो भी शासन सत्ता की जो व्यवस्था होगी उसमें सभी लोगों को बराबर का हक प्राप्त होगा। विचार
अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 5। 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप अपने विचार को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप अभिव्यक्ति के माध्यम से, देखिए, अभिव्यक्ति एक बहुत ही व्यापक शब्द है। अभिव्यक्ति का मतलब है आप किसी भी चीज़ को किसी भी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे आप बोल के प्रस्तुत करिए, चाहे आप किसी भी एक्टिंग के माध्यम से प्रस्तुत करिए, चाहे कार्टून बना के प्रस्तुत करिए। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से, किसी भी चीज़ के द्वारा आप अपने बातों को, अपने विचारों को आप किसी के समक्ष रख सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आपको विश्वास की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में, किसी भी चीज़ में आप अपना विश्वास रख सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात। प्रतिष्ठा और अवसर की समता अर्थात 2 प्रकार की समता, 2 प्रकार की समानता की बात करता है। हमारी प्रस्तावना जो है 2 प्रकार की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। हमारे नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त है। आगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना है लोगों को। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकार का स्वरूप है, उसमें जो जनभागीदारी होगी वह सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। किसी भी धर्म, जाति के से भेदभाव किए बिना सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा की बात की जा रही है कि आप ऐसा कोई भी शब्द या ऐसी कोई भी बात किसी को नहीं कहेंगे जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर किसी भी प्रकार की आँच आए। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आपको देश के अंदर एक ऐसा भ्रातृत्व का भावना पैदा करना है जिससे देश की एकता और देश की अखंडता क्या है, बनी रहे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित, ठीक है, करते हैं। कहने का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या है, बनकर तैयार हो गया। ठीक है, हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अर्थात हम इसे लागू करते हैं, और आत्मअर्पित, और अपने ऊपर इसे हम लागू करते हैं। अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मअर्पित मतलब हम अपने आप को संविधान को समर्पण करते हैं। अर्थात जो संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं, भारत की जनता अब उसी नियम और उसी नियम कानून के आधार पर चलेगी। तो इस तरह यह हमारा प्रस्तावना का टॉपिक था, और इसमें दूसरा पार्ट जो है इसके बाद हम लेकर आएंगे और इस पर और अच्छी तरीके से चर्चा की जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।